गांव के किनारे बने पुराने से 2 मंजिला मकान में देवेंद्र प्रसाद का परिवार रहता था। देवेंद्र जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा निखिल शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा राघव अपने पिता के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी संभालता था। निखिल की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे और उसकी पत्नी काव्या अपने शांत स्वभाव और मेहनत के कारण पूरे घर में सबकी चहेती बन गई थी। काव्या गरीब परिवार से आई थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके पिता गणेश प्रसाद गांव में छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे और बेटी की शादी अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा करके उन्होंने की थी। शादी के समय काव्या की माँ ने उससे कहा था, बेटी, पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से कभी किसी का दिल मत दुखाना। काव्या ने उस बात को हमेशा अपने दिल में रखा। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास शारदा देवी के लिए चाय बनाती, ससुर के लिए दवा और नाश्ता तैयार करती और फिर घर का बाकी काम संभालती। निखिल शहर में नौकरी के कारण महीने में केवल 2-3 बार घर आता था, इसलिए काव्या को घर की जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ती थी। शुरुआत में राघव भी उससे ठीक से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राघव को लगता था कि बड़े भाई की पत्नी होने के कारण काव्या घर में ज्यादा सम्मान पा रही है, जबकि वह खुद खेती का काम करता है। एक दिन दोपहर में काव्या ने देखा कि राघव खेत से लौट कर आया है और बहुत थका हुआ है। उसने तुरंत उसके लिए खाना लगा दिया। राघव ने थाली की तरफ देखा और बोला, भाभी, आज फिर यही साधारण खाना? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आज सब्जी मंडी से सब्जियां महंगी मिल रही थी, इसलिए मैंने दाल और आलू की सब्जी बनाई है। अगर आपको कुछ और खाना हो तो मैं बना देती हूँ। राघव ने ताना मारते हुए कहा, आपको तो बस बड़े भाई की कमाई दिखती है। घर में क्या चाहिए, इसकी चिंता आपको कहाँ है? काव्या कुछ समझ नहीं पाई और बोली, राघव, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? घर का खर्च मैं नहीं, माँ जी और बाबूजी संभालते हैं। राघव ने गुस्से में थाली एक तरफ सरकाई और बोला, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। गरीब घर से आई हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ आकर सब पर हुक्म चलाओगी। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी शाम निखिल का फोन आया तो काव्या ने दिन की बात बताने की बजाय सामान्य बातें ही की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पति और छोटे भाई के बीच विवाद बढ़े। अगले दिन राघव ने उससे घर के राशन का हिसाब मांगा। काव्या ने पूरी ईमानदारी से हिसाब दिखा दिया, लेकिन राघव को उसमें भी कमी निकालनी थी। उसने सबके सामने काव्या से कहा, बहुत हो गया भाभी, खुद को घर की मालकिन समझना बंद कर दीजिए। शारदा देवी ने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव का गुस्सा बढ़ता गया। आखिर उसने ऊंची आवाज में कहा, हमरा से औकात में रहा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। काव्या ने सिर उठाकर राघव को देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, राघव, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब मैं आज नहीं दूंगी,
क्योंकि घर की इज्जत मेरे लिए अपनी इज्जत से बड़ी है। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। लेकिन उस रात काव्या बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ गया। तभी उसने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें उसके मायके से जुड़े कुछ कागज रखे थे। काव्या ने उन कागजों को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर अचानक एक गंभीर भाव आ गया। वह धीरे से बुदबुदाई, अब समय आ गया है कि मैं वह काम शुरू करूं जिसे बाबूजी ने मेरी शादी के बाद रोक दिया था। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में यही फैसला पूरे परिवार की सोच बदलने वाला था। अगली सुबह काव्या पहले की तरह घर के काम में लगी रही, लेकिन उसके मन में अब एक नया निर्णय था। शादी से पहले वह अपने पिता की सिलाई की दुकान पर उनका हाथ बटाती थी और कपड़ों की डिजाइन बनाना सीख चुकी थी। उसके बनाए हुए कपड़ों की गांव में काफी मांग थी। शादी के बाद उसने यह काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा था कि नए घर में पहले परिवार को समझना जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसे एहसास करा दिया था कि सम्मान मांगने से नहीं, अपनी पहचान बनाने से भी मिलता है। उसने अपने पिता को फोन करके कहा, बाबूजी, अगर मैं घर से सिलाई और डिजाइन का काम शुरू करूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? गणेश प्रसाद ने बिना सवाल किए कहा, बेटी, तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काव्या ने घर के एक खाली कमरे को साफ किया और वहां सिलाई मशीन रख दी। उसने किसी से पैसे नहीं मांगे और न ही किसी पर बोझ डाला। उसने आसपास की महिलाओं के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में गांव की महिलाएं उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। राघव को जब यह पता चला तो उसने फिर ताना मारा, अब घर को दर्जी की दुकान बना दोगी? काव्या ने शांत होकर कहा, नहीं राघव, घर का काम पहले की तरह होगा। यह मेरा छोटा सा काम है जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। राघव हंसते हुए बोला, 2 पैसे कमा लोगी तो क्या समझोगी कि बहुत बड़ी बन गई? काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दौरान गांव के एक स्कूल की प्रधानाचार्या उसकी दुकान पर आई। उन्होंने काव्या द्वारा बनाए गए बच्चों के कपड़े देखे और कहा, अगर तुम चाहो तो स्कूल की छात्राओं की यूनिफॉर्म सिलने का काम ले सकती हो। काव्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसे बड़ा ऑर्डर मिल गया। उसने दिन रात मेहनत करके समय पर कपड़े तैयार कर दिए। जब भुगतान मिला तो काव्या ने उसमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने सबसे पहले ससुर की पुरानी दवा का बिल चुकाया और फिर घर की टूटी पानी की मोटर ठीक करवाने के लिए पैसे दिए। शारदा देवी यह देखकर भावुक हो गई। उन्होंने पूछा, बहू, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? काव्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अपने लोगों की जरूरत पूरी हो जाए तो उससे बड़ा खर्च मेरे लिए कोई नहीं। यह बात राघव ने भी सुन ली, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उसी शाम निखिल घर आया। उसने देखा कि घर में पहले से ज्यादा कामकाज व्यवस्थित है।
और एक कमरे में सिलाई का सामान रखा हुआ है। उसने काव्या से पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। निखिल ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले अपने दम पर कुछ करूं, फिर आपको बताऊं। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन तभी राघव कमरे में आया और बोला, भैया, आपको पता है आपकी पत्नी ने घर में दुकान खोल ली है। कल को यह पूरा घर अपने नाम करवा लेगी। निखिल ने पहली बार छोटे भाई को गंभीर नजरों से देखा और कहा, राघव, अपनी भाभी से बात करने का तरीका बदलो। राघव चुप हो गया। उसी रात देवेंद्र प्रसाद ने काव्या को अपने कमरे में बुलाया और एक पुराना संदूक खोलकर उसके सामने कुछ कागज रख दिए। उन्होंने कहा, बहू, अब तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो इस घर के बहुत कम लोगों को पता है। काव्या ने हैरानी से पूछा, क्या बात है बाबूजी? देवेंद्र जी ने कहा, यह मकान और उसके पीछे की जमीन सिर्फ मेरी नहीं है। तुम्हारे ससुराल में आने से पहले तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। उसी समय उन्होंने बदले में कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने वचन दिया था कि इस जमीन से होने वाली आमदनी में उनका हिस्सा रहेगा। काव्या स्तब्ध रह गई। देवेंद्र जी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कभी वह हिस्सा मांगा नहीं। अब तुम्हारे पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका हक उन्हें दिया जाए। काव्या ने कागज हाथ में लेकर कहा, बाबूजी, मुझे यह हक अपने लिए नहीं चाहिए। अगर यह सच है तो यह मेरे पिता का अधिकार है और अधिकार किसी के एहसान से नहीं मिलता। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा राघव सब सुन चुका था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस गरीब परिवार की बेटी को वह बार बार नीचा दिखाता रहा, उसी परिवार ने कभी उसके पिता का साथ दिया था। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। अगली सुबह घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राघव ने पिता के सामने कहा, बाबूजी, अगर जमीन का हिस्सा देना ही है तो पहले यह तय होना चाहिए कि काव्या के मायके वालों का इस घर से कोई संबंध क्यों रखा जाए। देवेंद्र प्रसाद ने सख्ती से कहा, राघव, तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं है। राघव ने गुस्से में कहा, मुझे इतना मालूम है कि भैया की पत्नी इस घर में आने के बाद अपने मायके का फायदा कराना चाहती है। काव्या ने पहली बार उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, राघव, अगर मुझे अपने मायके का फायदा ही कराना होता तो मैं बाबूजी से तुम्हारे सामने हिसाब क्यों मांगती? मैंने तो आज तक अपने पिता से एक पैसा नहीं लिया। तभी देवेंद्र प्रसाद ने सभी को बैठाया और वह पूरा सच बताया। कई वर्ष पहले जब देवेंद्र प्रसाद पर खेती का कर्ज चढ़ गया था और जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई थी, तब गणेश प्रसाद ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर उन्हें पैसे दिए थे। उन्होंने देवेंद्र जी से कहा था कि जब हालात सुधर जाए तब पैसा लौटा देना, लेकिन देवेंद्र प्रसाद ने बाद में वह रकम लौटाने की कोशिश की तो
गणेश प्रसाद ने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद देवेंद्र जी ने जमीन के एक हिस्से से होने वाली आमदनी में गणेश प्रसाद का हिस्सा तय कर दिया था, लेकिन वर्षों तक गणेश प्रसाद ने उस अधिकार को कभी नहीं मांगा। अब वही कागज काव्या के हाथ में था। राघव यह सुनकर चुप हो गया। काव्या ने कागज वापस करते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता ने जो किया वह किसी सौदे के लिए नहीं किया था। अगर आपने उनका सम्मान रखना है तो बस इतना कीजिए कि यह बात उन्हें सम्मान के साथ बताइए, किसी एहसान की तरह नहीं। देवेंद्र प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर पैसे से नहीं, बड़े दिल से बनता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। काव्या ने अपनी सिलाई के काम से अच्छी आमदनी शुरू कर दी थी और उसने गांव की कई गरीब महिलाओं को अपने साथ काम पर लगा लिया था। उसने स्कूल के बाद गांव की महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका काम इतना बढ़ गया कि शहर की एक बड़ी कपड़ा कंपनी ने उसके बनाए डिजाइनों का ऑर्डर कर दिया। निखिल ने जब यह खबर सुनी तो वह खुशी से बोला, काव्या, तुमने तो कमाल कर दिया। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने और बाबूजी ने मुझे करने का मौका दिया। तभी राघव उसके सामने आया। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। काव्या ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जिस दिन मैंने आपको कहा था हमरा से औकात में रहा, उस दिन मुझे अपनी औकात का भी पता नहीं था। मैंने आपकी गरीबी देखी, आपका संस्कार नहीं देखा। मैंने आपके कपड़े देखे, आपकी मेहनत नहीं देखी। मैंने आपके मायके को छोटा समझा, लेकिन यह नहीं जाना कि उसी परिवार ने हमारे परिवार को कभी टूटने से बचाया था। काव्या ने शांत स्वर में कहा, राघव, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती मान लेना ही इंसान को बड़ा बनाता है। राघव ने सिर झुकाकर कहा, क्या आप मुझे अपने काम में शामिल करेंगी? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, काम में शामिल होने से पहले एक बात याद रखना, किसी की गरीबी देखकर उसकी औकात तय मत करना। राघव ने सिर हिलाया। कुछ महीने बाद वही कमरा जिसे कभी राघव ने दर्जी की दुकान कहकर मजाक उड़ाया था, गांव की कई महिलाओं के लिए रोजगार का केंद्र बन चुका था। काव्या ने अपनी कमाई से ससुराल और मायके दोनों परिवारों की मदद की, लेकिन उसने कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। एक दिन शारदा देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, हमारी बहू घर में गरीब बनकर आई थी, लेकिन अपने संस्कार, मेहनत और समझदारी से इस घर को सबसे बड़ा अमीर बना गई। देवेंद्र प्रसाद मुस्कुराए और बोले, जिसे हम कमजोर समझ रहे थे, असल में वही इस परिवार की सबसे मजबूत कड़ी निकली। काव्या ने सबकी ओर देखा और कहा, इंसान की औकात उसके कपड़ों, मायके या पैसों से नहीं होती, उसकी असली औकात उसके व्यवहार और कर्म से होती है।
राघव ने सिर झुकाकर हामी भरी और उस दिन के बाद उसने कभी किसी गरीब इंसान को छोटा समझकर बात नहीं की। जिस घर में कभी एक बहू को उसकी गरीबी के कारण अपमानित किया गया था, उसी घर में अब उसकी मेहनत की मिसाल दी जाती थी और काव्या ने बिना किसी बदले की भावना के यह साबित कर दिया कि किसी को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि दूसरों को सम्मान देकर इंसान खुद बड़ा बनता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।